हाँ जी बच्चों, वेलकम। ये ना बेटा हम लोग आईआईटी वाली शीट कर रहे हैं। ईएमआई प्लस एसी वाली शीट है और इसमें एक्सरसाइज 2 है। इसमें बच्चों 1 से लेके 20 तक में से बच्चों ने कुछ सवाल पूछे हैं जिनके नंबर हैं 3, 12, 17 और 18। तो हम आसान सवाल हैं, एक बार इनको डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखिए। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें देखो ये दिया हुआ है बेटे, इस वायर में से एक फिक्स करंट चल रही है, बहुत लंबी वायर है, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है और इसमें से करंट चल रही है आई। अब करंट चलने से क्या होगा बेटा, इसके चारों तरफ, वायर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर भी प्रोड्यूस होगा, यहाँ ज़्यादा होगा। आगे बढ़ते जाओगे, दूरी बढ़ने के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड कम होता जाएगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड जो इस रॉड पर प्रोड्यूस होगा इसके डिफरेंट पॉइंट्स पर वो अलग अलग होगा। ठीक है, अब बेटे ये क्या है, ये दो रेल्स हैं जिन पर ये रॉड को v वेलोसिटी से चलाना हम चाहते हैं, फिक्स वेलोसिटी v से। तो हमें कितना फोर्स लगाना पड़ेगा ये कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले बेटे हमें ना इसमें से चलने वाली करंट चाहिए। करंट के लिए भी पहले ईएमएफ चाहिए। ईएमएफ में रेजिस्टेंस का डिवाइड कर दोगे तो इसमें बहने वाली करंट निकल आएगी। इसमें बहने वाली करंट आई है। इस वाली करंट को पहले कैलकुलेट करने के लिए मैं इंड्यूस्ड ईएमएफ कैलकुलेट करना चाहता हूं। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ, वैसे तो तुम्हें अगर सीधा सीधा मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होता तो तुम हाल लिख देते वी बी एल, लेकिन अब ऐसे नहीं लिख सकते हो क्योंकि बी वेरिएबल है, अलग अलग पॉइंट्स पर बी अलग अलग होगा। तो मैंने मान लिया बेटा ये एक हमने छोटी सी डिस्टेंस ले ली है, ये है dx लंबाई और यहां से ये दूरी है x, राइट। तो सबसे पहले हम यहां पर मैग्नेटिक फील्ड ले रहे हैं तो L की जगह dx आ जाएगा और मैग्नेटिक फील्ड x दूरी पर लिखेंगे। तो हम कैसे निकालेंगे, तो de हम लिख रहे हैं, d हो जाएगा, वेलोसिटी तो v ही है। अब मैग्नेटिक फील्ड बताओ जरा कितना हो जाएगा b, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i अपॉन r। r माने ये दूरी x है तो 2i अपॉन x, ठीक है। और l की वैल्यू है dx। तो देखो ये सारी चीजें तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएंगी। तो d हो जाएगा प्यारे बच्चों v इंटू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और आगे बताओ 2i, इंटीग्रल करना पड़ेगा 1 अपॉन x dx। दोनों तरफ इंटीग्रल कर दे रहे हैं, डी का इंटीग्रल ई आ जाएगा, है ना। अब लिमिट बताओ x की वैल्यू बेटा, यहां से रॉड शुरू हुई है यहां तक जाएगी तो x की वैल्यू है a से b तक, तो a से b तक। d का इंटीग्रल आसानी समझ जाओगे, ईएमएफ आ जाएगा v म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i और बताओ भाई जरा 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रल लॉग एक्स, तो लॉग एक्स बेस ई होता है, मालूम ही है। लिमिट आ जाएंगी a से b तक, लिमिट आ जाएंगी a से b तक। अब कर लोगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लॉग में माइनस करोगे तो अपॉन हो जाएगा बेटा। तो ईएमएफ कितना आ जाएगा, v म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i और बताओ भाई लॉग नेचुरल b अपॉन a। ये बेटे हमारा ईएमएफ निकल आया, है ना। यानी कितना पोटेंशियल डिफरेंस यहां पैदा होगा E और F के बीच में, वो निकल आया। अब इससे हम बहने वाली करंट निकाल सकते हैं। इस रेजिस्टेंस का डिवाइड कर दो तो इसमें बहने वाली करंट निकल आएगी। इस करंट को I1 कह दे रहे हैं, I इस वाली वायर में बहने वाली करंट है तो इसका नाम I1 रख दो, कुछ अलग रख दो। तो I1 हो जाएगा EMF अपॉन रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस का डिवाइड कर दोगे, 2 से चाहो तो इसे काट लो 2 बार, तो ये हो जाएगा बेटा V और बताओ क्या बचेगा, म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई और ये R का डिवाइड और लग जाएगा, ठीक है, और ln b अपॉन a।
इतनी करंट इसमें बहेगी। इनमें से कोई भी चीज़ वेरिएबल नहीं है, ये आई फिक्स है, आर फिक्स है ना। तो ये बहने वाली करंट कांस्टेंट होगी, समय के अनुसार बदलेगी नहीं। अब हमें निकालना है इस वायर पे लगने वाला फोर्स। अब फोर्स का फॉर्मूला बताओ क्या होता है भाई। फोर्स का फॉर्मूला फिर तुम्हें पता है, फोर्स होता है आई बी एल। क्या होता है भाई, आई बी एल। आई समझ रहे हो, इसमें से बहने वाली करंट, तो इसका नाम आई नहीं है, I1 है जो कि फिक्स है। एल लंबाई वायर की या इसकी लंबाई, और बी माने मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड तो अभी भी यही वाली वायर पैदा कर रही है, और आपको पता है ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये वेरिएबल है, क्योंकि डिस्टेंस बदलने से मैग्नेटिक फील्ड बदलेगा। तो इसका मतलब एफ डायरेक्ट लिखना सही नहीं होगा, हमें पहले डी एफ लिखना पड़ेगा क्योंकि बी वेरिएबल है, और फिर हमें बच्चों उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो अब जरा आप देखिए, एल की जगह भी डी एक्स लेना पड़ेगा। तो देखो डी एफ कितना लिखा जाएगा, डी एफ लिखा जाएगा I1, करंट तो फिक्स है तो I1 ही रहना चाहिए। बी वेरिएबल आएगा, है ना, तो कितना आएगा बताओ जरा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I अपॉन एक्स दूरी पर लिया है पहले की तरह ही, और ये आ गया बी, और एल फिर हो जाएगा आपका डी एक्स। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं आ रहा है। अब इसको अगर इंटीग्रेट करोगे तो बेटा वापस आपको क्या मिल जाएगा, एफ। तो एफ कितना मिल जाएगा, देखो इंटीग्रल डी एफ कर ले रहे हैं। I1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर रहेगा I1। म्यू नॉट, देखो 2 से ये काट दिया है, तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई, ये भी बाहर रहेगा, और इंटीग्रल करना पड़ेगा 1 अपॉन एक्स डी एक्स का। लिमिट फिर वही है, ए से बी। कर लोगे इंटीग्रल, तो डीएफ का इंटीग्रल देखो यहां लिख दे रहा हूं। अब मेरे पास पेज इधर नहीं है तो जरा मैं देखो इधर लिख दे रहा हूं, ध्यान से देखना। तो यहां लिख रहा हूं बेटे, पहले का सवाल हो रहा है उसको मत देखना, यहां से देखना, जहां खाली जगह है यहां से देखो, यहां से, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, डीएफ का इंटीग्रल तो हो गया एफ, ये हो गया I1 म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई, और 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रल ln x, और लिमिट आ जाएंगी वही a से b तक। फिर वही आ जाएगा I1 म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई, और ये आ जाएगा log b माइनस log a। log में माइनस हो तो अपॉन हो जाता है, तो ये हो जाएगा ln b अपॉन a, ये आ जाएगा। I1 हम निकाल चुके थे, देखो जरा I1 की वैल्यू रख दो वापस। I1 निकाल चुके हो बेटा तुम लोग, कहां निकाला था दिखा, ये निकाला है I1, है ना। तो जैसे ये वैल्यू रख दोगे आप, है ना, I1 की, तो सोई आंसर आ जाएगा। तो देखो मैं वैल्यू रख रहा हूं, आप देख लीजिए, ये लिखा है V म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर, और ln b अपॉन a। तो देखो ये रख रहे हैं हम I1 की वैल्यू, वापस आ गए हैं, देखो वैल्यू रखने वाले हैं आप। तो f आ जाएगा बेटा, I1 की वैल्यू रख रहा हूं V म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर, और ln b अपॉन a। और आप देखो ये रखना है म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, यहां पर भी है, आई भी यहां पर है, ln b अपॉन a भी यहां पर है, r नहीं है तो r को यहां हटा लो, r को यहां ले लो इसकी जगह पर r को। तो इस पूरे का क्या हो गया बताओ, ये वैल्यू यहां और मल्टीप्लाई करना, ये I1 की वैल्यू थी, ये और रखना है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ जाना चाहिए, वैल्यू रख लो I1 की और कुछ नहीं करना है। तो ये वाली चीज रिपीटेड है तो इसलिए स्क्वायर कर दिया है, और बाकी वैल्यू ये बचेगी। तो f बच्चों कुछ इस तरह का आ जाएगा जैसा कि हमने लिखा हुआ है। तो म्यू नॉट आई, और आप देख ही रहे हैं आई अपॉन 2 पाई, है ना, और ln b अपॉन a का होल स्क्वायर, इस तरह का कुछ आ जाएगा। तो कर पाओगे सारे बच्चे, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई इसे करने में, सवाल को अब कर पाओगे। कौन सा सही है इसका आंसर,
थर्ड का। तो देखो बच्चों, इसको आप आसानी से कर सकते हैं। अब देखो बच्चों, अगला सवाल जो तुम लोगों ने पूछा था वो है क्वेश्चन नंबर 12। एक बार ध्यान से पढ़ लो, मैंने वैसे डायग्राम बना दिया है, मैं समझा देता हूँ एक बार बेटा। देखो इस तरह से रेजिस्टेंस लगा है, ये L लगा हुआ है, ये C लगा हुआ है। सबसे पहले आपने 250 वोल्ट DC लगाया है यहाँ पर। जब 250 वोल्ट DC लगाया है तो बहने वाली करंट 1 एम्पियर है। फिर आपने क्या किया बेटा, यहाँ पर 250 वोल्ट ही लगाया है लेकिन AC सोर्स लगाया है। ऐसा करने से बहने वाली करंट बढ़ और गई है, बल्कि बढ़कर 1 से 1.25 एम्पियर हो गई है। और जब लगाया गया ओमेगा 2250 रेडियन पर सेकंड है, ऐसा दिया हुआ है। और उसमें एक लाइन दी हुई है, मैक्सिमम करंट कब मिलती है, जब ओमेगा की वैल्यू 4500 रेडियन पर सेकंड है। मैक्सिमम करंट कब मिलती है, जब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हो। तो इनडायरेक्टली हिंट है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इतना है और इस फ्रीक्वेंसी पर करंट इतनी है, तो आपको L और C कैलकुलेट करने हैं। तो देखो जरा, मैं थोड़ी सी आपकी हेल्प कर रहा हूं, आसान सा ही है। देखो बेटा, डीसी में जो कैपेसिटर होता है ना, ये कैपेसिटर, देखो करंट आई यहां से, डीसी की बात कर रहा हूं। तो करंट को जाने के दो रास्ते मिलेंगे, एक ये वाला रास्ता है, एक ये वाला रास्ता है। तो डीसी के लिए L तो जीरो रेजिस्टेंस ऑफर करता है, तो करंट आसानी से इस रास्ते पे जाएगी। लेकिन कैपेसिटर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करता है। ठीक है, मालूम है ये बात, कैपेसिटर डीसी के लिए इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करता है ना, स्टेडी स्टेट में। तो बेटा कोई भी करंट इस रास्ते से नहीं जा पाएगी। तो शुरू में सारी करंट जो होगी, यानी ये पूरी 1 एम्पियर, ये इस रास्ते को ही ओबे करके निकल जाएगी। कुछ इस तरह की घटना होगी। क्या मेरी बात समझ पाए? तो बेटा सी ने इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर किया है, तो सारी करंट इस रास्ते को ओबे करके निकलेगी। डीसी की बात कर रहा हूं। तो बताओ जरा, आप निकाल सकते हैं यहां से आर की वैल्यू। तो आर हो जाएगा V/I। वोल्टेज पूरे 250 वोल्ट इसको भी मिलेंगे, 250 वोल्ट इसको मिलेंगे, तो इस पर भी वोल्टेज 250 वोल्ट है, दोनों पैरेलल में है ये। और करंट है 1 एम्पियर, तो रेजिस्टेंस हो जाएगा 250 ओम। इसका मतलब ये रेजिस्टेंस 250 ओम है। पहली बात से इतना ही खाली हमें हेल्प मिलेगी। अब दूसरी बात लेते हैं। देखो बच्चों, अब 250 वोल्ट लगाए हैं और करंट 1.25 एम्पियर हो गई, करंट बढ़ गई। इसका मतलब नेट रेजिस्टेंस कम हो गया, नेट रेजिस्टेंस कहीं ना कहीं कम हो गया है, तभी तो करंट बढ़ेगी, है ना। तो अब देखो जरा कितना हो जाएगा। कुल करंट 1.25 एम्पियर है, ध्यान से देखना। इसमें से जाने वाली करंट 1 एम्पियर है ना। तो इसमें से जाने वाली करंट कितनी हो जाएगी, बता पाओगे? 0.25 एम्पियर। कितनी करंट जाएगी? 0.25 एम्पियर। अब मैं इतने पर ही करंट इसमें बहने वाली मालूम है, वोल्टेज इस पूरे पर भी मुझे मालूम है। वोल्टेज कितने होंगे बच्चों? ये करंट 0.25 नहीं होगी, बल्कि निकालनी पड़ेगी, क्योंकि इनके बीच में फेज डिफरेंस होगा। तो देखो थोड़ा सा इस करंट को कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो करते हैं जरा। टोटल करंट कितनी है? 1.25। तो पूरे सर्किट का जरा रेजिस्टेंस देख लो कितना आ जाएगा। सर्किट का रेजिस्टेंस आ जाएगा Z बराबर EV/I'। EV है 250, करंट है 1.25, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो इससे ये कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 200 ओम। ये देखो R से भी कम वैल्यू है 200 ओम। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस पैरेलल में है, क्योंकि आंसर कम हो गया। आंसर कब कम हो सकता है? ये रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस पैरेलल में हो। ठीक है, तो अब आप देखिए जरा, पैरेलल में है तो किस तरह सॉल्व करें। अब जरा देखिए, अब टोटल करंट क्या रिलेशन होगा, इसमें बहने वाली करंट निकालनी है। ये 1 एम्पियर है, तो देखो जरा, ये वाली करंट जो होगी आर वाली, ये तो बेटे वोल्टेज के फेज में ही होगी, आई इधर होगी,
जिधर वोल्टेज लगाया गया होगा उसी फेज में होगी, है ना। तो ये करंट तो कितनी है, 1 एम्पियर। और एल और सी वाली करंट जो होगी वो इससे 90 डिग्री या तो आगे होगी या पीछे होगी, किसी भी एक साइड बना लो, पता तो नहीं है। तो ये है ये वाली करंट, है ना, जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है। मान लो इस करंट का नाम हम I1 लिख दे रहे हैं, राइट। और ये इनका रिजल्टेंट जो है ये हमें पता है, ये रिजल्टेंट करंट है ये वाली, ये है 1.25 एम्पियर I डैश। तो देखो क्या रिलेशन हो जाएगा, आप देखो ये 1 एम्पियर है, ये वाली 1 एम्पियर, ये इससे 90 डिग्री या तो आगे होगी या पीछे, क्योंकि एल और सी 90 डिग्री के अंतर पर होते हैं। तो या तो ये करंट एल और सी की मिलाकर 90 डिग्री आगे होगी या पीछे। अगर एल प्रभावी होगा, एल इफेक्टिव होगा तो 90 डिग्री आगे होगी, सी इफेक्टिव होगा तो 90 डिग्री पीछे होगी, लेकिन होगी 90 डिग्री पर ही। तो I1 और इनका रिजल्टेंट 1.25 है। तो आप देखो जरा, हाइपोटेन्यूज वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं पाइथागोरस टाइप का। तो 1.25 का स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर प्लस I1 का स्क्वायर। इसको इधर ले जाओ तो ये हो जाएगा 2.25 माइनस 1, ये वाला 1 उधर जाके घट जाएगा, बराबर I1 स्क्वायर। यहाँ से I1 आ जाएगा आपका, कैलकुलेट कर लो जो भी आ जाए, तो I1 आ जाएगा 2.25 में से 1 चला गया तो कितना बचा, 1.25। तो 1.25 का अंडर रूट आपको लेना पड़ेगा, है ना। तो 1.25 का आप अंडर रूट ले लीजिए। ये 1.25 का स्क्वायर 2.25 नहीं होगा भाई, है ना, ये तुम्हें सॉल्व करना भाई यहाँ से यार। 1.25 ये 1.5 का स्क्वायर होता है, 2.25 ला थोड़ा सॉल्व कर ही दे हैं, एक मिनट को भाई। ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा 1.25 स्क्वायर, लाओ सॉल्व कर ले, माइनस 1 स्क्वायर बराबर I1 स्क्वायर। तो एक बार जुड़ जाएंगे 1.25 प्लस 1, एक बार घट जाएंगे 1.25 माइनस 1 बराबर I1 स्क्वायर। ये जुड़ गया 2.25, अंडर रूट लोगे तो 1.5 तो इसका आ जाएगा अंडर रूट, ये बचा 0.25 का अंडर रूट 0.5, तो ये बेटा आ गया 15 पना 75, 0.75 एम्पियर आ गई करंट भाई। क्लियर है। तो इसका मतलब बेटा इसमें बहने वाली करंट है 0.75 एम्पियर। तो देखो कुल करंट कितनी थी पता है, 1.25 एम्पियर। ये वाली करंट 1 एम्पियर है, ये वाली करंट 0.75 है, क्योंकि फेज डिफरेंस है। इसे 0.25 मत लिख देना, डीसी होती तो 0.25 होती, तो ये है 0.75 एम्पियर। पहले बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, करंट निकाल पाओगे आराम से बच्चों, ठीक है। अब देखो बेटा करंट पता है और हमें इसका वोल्टेज भी पता है, तो हम इसका रेजिस्टेंस पता कर सकते हैं, है ना, एल और सी सर्किट का। तो एल सी सर्किट यानी नीचे वाले का रेजिस्टेंस निकाल रहा हूं, एल और सी का। तो इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा, रेजिस्टेंस ऑफ एल सी कितना आ जाएगा बताओ, 250 वोल्ट है, तो 250 और डिवाइडेड बाई 0.75, पॉइंट हटा लो भाई तो ऊपर डबल जीरो आ जाएगा, 25 4 जा और 25 3 जा, तो ये हो गया 1000/3, 1000/3 इतना रेजिस्टेंस आ गया। अब इस रेजिस्टेंस को जरा सॉल्व करो, एल और सी है, तो एल का रेजिस्टेंस कितना होता है मालूम है तुम्हें, एल का होता है ओमेगा एल और सी का 1/ओमेगा सी। कोई एक बड़ा होगा कोई एक छोटा होगा, तो कुल रेजिस्टेंस हो जाएगा ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी, क्योंकि दोनों अपोजिट फेज में होते हैं। तो क्या लिखोगे बताओ जरा, अब देखो जरा, ओमेगा एल बताओ भाई कितना हो जाएगा, ओमेगा एल माइनस करने का कारण समझ में आ गया, 1/ओमेगा-सी बराबर 1000/3। देखो भाई जरा मल्टीप्लाई एलसीएम ले लो, तो ओमेगा-सी एलसीएम आ जाएगा, ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर एल सी -1 बराबर 1000/3।
अब एक सवाल ये है, ओमेगा तो हमें पता है लेकिन एल और सी दोनों ही अननोन है, तो इसकी वैल्यू कैसे पता चले? तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हमारी हेल्प करेगी। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होती थी, तुम्हें याद होगा, ओमेगा नॉट बराबर 1/√LC। स्क्वायर कर लो तो ओमेगा नॉट स्क्वायर बराबर 1/LC। भाई ठीक है, तो यहां वैल्यू लगा दो। LC की जगह कितनी आ जाएगी? ओमेगा नॉट स्क्वायर। तो ये आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर अपॉन LC की जगह 1/ओमेगा नॉट स्क्वायर और -1 ये ओमेगा सी मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो 1000/3 इंटू ओमेगा और सी। अब बेटा ओमेगा कितना दिया है तुम्हें? 2250। तो ओमेगा 2250 है, ओमेगा 2250 है, और ओमेगा नॉट दिया हुआ है तुम्हें 4500। डिवाइड करोगे तो आराम से हो जाएगा 1/2, स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा 1 कितना आ जाएगा? 1/4 -1 बराबर 1000/3 ओमेगा सी। ये नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव को छोड़ दो, क्योंकि पता नहीं था बेटा ओमेगा एल बड़ा है या 1/ओमेगा सी बड़ा है। हमने ओमेगा एल को बड़ा मान लिया था, लेकिन वास्तव में बड़ा कौन है? 1/ओमेगा सी। तो बड़े में से छोटा घटाना होता है, माइनस आ भी जाए तो उसे छोड़ दो। तो 3/4 लिख लो इसे सीधा सीधा, 1000/3, और ओमेगा ओमेगा है वही 2250, और सी निकालना है। तो मुझे लगता है अब तो सी निकल आना चाहिए भाई। तो सी कैसे निकालोगे बताओ? ये 3 3 जा 9 तो ऊपर चले गए, ये नीचे आ गया 4 इंटू कितना? 2250 और 1000, ये आ गया बेटा सी। तो देखो भाई क्या हो जाएगा, ये 4 का 2250 में मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया तुम्हारा 9000 हो गया ये, और 1000 ये है, बराबर सी। 9 से ये काट दो 1000 बार, तो ये 10 की पावर -6 फैरड आ जाएगा, यानी 1 माइक्रो फैरड है सी की वैल्यू। इस तरह से सी निकल आएगा। अब आप कहोगे सर एल कैसे निकलेगा? एल निकालना तो बहुत आसान है अब, क्योंकि ओमेगा नॉट स्क्वायर बराबर 1/LC, तो एल आप यहां से निकाल सकते हो आराम से, है ना। तो कितना आ जाएगा बताओ? ओमेगा नॉट स्क्वायर बराबर 1/LC। तो एल का फॉर्मूला हो जाएगा, एल इधर, ये नीचे आ जाएगा, 1/ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू सी। ओमेगा नॉट तुम्हें पता है 4500, सी पता है, तो यहां से एल कैलकुलेट हो जाएगा। कर पाओगे? अब मुझे ये बताओ, एक तो यहां माइनस आया, मैंने माइनस क्यों छोड़ दिया? क्योंकि बेटे मुझे पता नहीं है ओमेगा एल बड़ा है या 1/ओमेगा सी। अगर चाहो ना तो यहां मॉडुलस लगा सकते हो, है ना। तो ये मॉडुलस लगा लोगे तो फिर ये दिक्कत नहीं आएगी। यहां मॉडुलस लगा लो, यहां मॉडुलस लगाओगे तो 3/4, क्योंकि ओमेगा एल और 1/ओमेगा सी में बेटा बड़े में से छोटे को घटा देते हैं, है ना। तो वहां से हमारा नेट रेजिस्टेंस पता चल जाता है। अच्छा, घटाते क्यों है ये पता है? क्योंकि तुम्हें याद ही होगा, देखो ये है करंट IV, और एक का EMF इधर आता है, ये EL होता है, और ये EC होता है। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, इसीलिए ये रेजिस्टेंस एक दूसरे के अपोजिट फेज में होते हैं। तो ये हो जाता है ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी। उम्मीद है ये तुम्हें समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इस सवाल को एक बार देख लो, आसान सा है, क्लियर हो गया होगा बच्चों। अब देखो मैं अगला सवाल एक और ले रहा हूं बच्चों, ये है 70। केयरफुल हो जाओ, बड़ा आसान है, बिल्कुल मुश्किल सवाल नहीं है। सवाल एक बार पढ़ लिया है आप लोगों ने, देखो डायग्राम मैंने बना दिया है। देखो बेटे कहा ये जा रहा है, ये एंगल 90 डिग्री है, इस तरह का एक लूप है, इसको हम एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करा रहे हैं। तो आपको पता करना है कि एक ग्राफ बनाना है आपको। किन किन के बीच में ग्राफ है भाई?
ग्राफ खींचना है करंट और टाइम के बीच में, करंट और टाइम के बीच में ग्राफ खींचना है। तो देखो कैसे खींचे, अब जरा इस पर थोड़ा सा ध्यान दो। देखो बेटा धीरे धीरे ये एरिया, वैसे तो आप सोचो धीरे धीरे ये अंदर एंटर करेगा, तो देखो ये एंटर करता जाए तो तुम खुद देखो, पहले ये चौंच अंदर एंटर करेगी, पहले इस तरह एंटर करेगा अंदर, फिर क्या होगा और अंदर एंटर करता जाएगा। तो देखो जैसे जैसे एंटर करेगा, देखो पहले ये लंबाई ऐसे होगी, फिर और अंदर एंटर करेगा तो ये लंबाई देखो बढ़ती जा रही है, ये लंबाई बढ़ती जा रही है, और अंत में जब पूरा एंटर कर जाएगा इसके अंदर, ये पूरा ये ट्राइंगल इसके अंदर हो जाएगा, तो ये लंबाई इतनी हो जाएगी। और ये लंबाई एक समान वेलोसिटी से ले जा रहे हो तो ये लंबाई एक समान रफ्तार से बढ़ेगी। अब तुम्हें पता है ईएमएफ होता क्या है, बताओ, बोलो भाई। ईएमएफ का फॉर्मूला सबको याद है, वी बी एल डी समझ लो तो अभी समझो वी कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट है, फिक्स है ये मैग्नेटिक फील्ड, ये लंबाई धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, इसका मतलब ये ईएमएफ एल एक समान रूप से बढ़ रही है तो ईएमएफ भी एक समान रूप से बढ़ेगा। और ईएमएफ में रेजिस्टेंस का डिवाइड कर दोगे तो करंट भी एक समान रूप से बढ़ेगी। एक समान रूप से बढ़ने का मतलब होता है करंट जो है उसका बढ़ना टाइम के प्रोपोर्शनल होगा, तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। तो सिंपल लॉजिक से भी पता चल जाता है ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन मिलेगा। लेकिन मान लीजिए हम थोड़ा सा करके ही देखना चाहते हैं, तो ठीक है हम ट्राई करते हैं इसे जरा सा। तो देखो बच्चों, जरा आप ट्राई करने के लिए हम इसको कर रहे हैं। देखो किसी भी समय मान लो इतना हिस्सा अंदर जा चुका है और अभी बाकी हिस्सा ये बाहर है, इतना हिस्सा इसके अंदर एंटर कर चुका है। मान लो ये ऊंचाई कितनी है, ये ऊंचाई x है। देखो ये एंगल 45 हो जाएगा, ये भी 45, एंगल बराबर हो तो सामने की साइड भी बराबर होती है, तो ये x है तो ये भी x हो जाएगा। ये x है तो देखो ये ट्राइंगल भी वैसा है, ये भी x हो जाएगा। तो हम इस ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं। आप देखो समझ लो, एक बार मैं दोबारा फिर दिखा देता हूं डायग्राम में। छोटा सा ये ट्राइंगल मैंने ऐसे समझाने के लिए बनाया था। ये एंगल 90 था ना, तो ये बीच में लाइन खींची, ये एंगल 45 हो गया। ये 90 है तो ये एंगल भी 45 हो गया। ये डिस्टेंस x है। अगर साइड जो एंगल के सामने की साइड बराबर होती है, ये 45 के सामने की साइड x है तो ये भी x हो जाएगी, इसी तरह से ये भी x हो जाएगी। तो इस ट्राइंगल का एरिया कितना आ गया, हाफ इंटू बेस, बेस माने 2x इंटू एल्टीट्यूड, ऊंचाई, ऊंचाई x। तो इस ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा x स्क्वायर। आसानी से समझ में आ गया होगा। अब बताओ फाई कितना आ जाएगा। फाई होता है बी ए, मैग्नेटिक फील्ड फिक्स है, बी है, एरिया एक्स स्क्वायर है, तो ये हो गया फाई बी एक्स स्क्वायर। अब तुम्हें ईएमएफ निकालना है, तो ईएमएफ होता है बच्चों माइनस डी फाई अपॉन डी टी, है ना। माइनस तो खाली बेटे अपोज को शो करता है, बेसिकली डी फाई अपॉन डी टी है। तो करो, बी तो बेटा फिक्स है, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करोगे 2x और x का करोगे तो dx अपॉन डी टी। dx अपॉन डी टी वेलोसिटी होती है, तो ईएमएफ आ जाएगा बच्चों b 2x इंटू वेलोसिटी ऑफ द लूप। वेलोसिटी v है तो ये b 2xv। अब तुम्हें क्या निकालना है इसमें, करंट होती है I बराबर ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस, तो ये आ जाएगा b 2x v अपॉन r। अब अगर x की बात करें, x माने ये डिस्टेंस है जो हम धीरे धीरे इसके अंदर चल रहे हैं, तो वेलोसिटी कांस्टेंट है तो ये डिस्टेंस निकालना आसान है। ये वाली डिस्टेंस, ये डिस्टेंस होगी x बराबर वेलोसिटी इंटू टाइम वी टी के बराबर। तो x की जगह अगर हम वी टी लिख दें तो I का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ट्वाइस बी, x की जगह वी टी इंटू ये वाला v अपॉन r। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा 2b v स्क्वायर अपॉन r इंटू टी।
तो केयरफुली देखो, I और T आपस में प्रोपोर्शनल आ रहे हैं, तो I और T प्रोपोर्शनल हैं। जब भी दो चीज़ें प्रोपोर्शनल हों तो उनका ग्राफ खींचोगे I और T के बीच में, तो ग्राफ कैसा आएगा, अब तुम लोग बताओ भाई, कैसा आएगा ग्राफ? तो ये ग्राफ आएगा स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम द ओरिजिन। y बराबर mx टाइप की इक्वेशन है, तो स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम द ओरिजिन, सो ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम द ओरिजिन। बहुत आसान सा है, समझ में आ गया होगा। तो ये है बच्चों 17 वाला। अब एक सवाल और ले रहा हूं बेटे, ये आप लोगों ने पूछा है 18 वाला, इसको एक बार मैं आपके लिए पढ़ देता हूं, फिर आप लोग जरा इसको समझो। तो 18 वाला है, बुक में से मैं पढ़ रहा हूं जरा बच्चों। देखो लिखा हुआ है, अ स्क्वायर लूप ऑफ साइड A and resistance R is moved in the region of uniform magnetic field। खास बात है, लूप रिमेनिंग कंप्लीटली इनसाइड फील्ड। लूप हमेशा पूरी तरह से फील्ड में ही है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही है ना। ये नहीं है कोई हिस्सा उसका बाहर हो, है ना। विद ए वेलोसिटी v थ्रू ए डिस्टेंस x द वर्क डन इज। तो देखो बच्चों जरा ध्यान से समझिए, एक आपके पास क्या है, स्क्वायर लूप है जिसकी साइड कितनी है, a है और रेजिस्टेंस R है, और ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। मान लीजिए ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, दिखाने के लिए मैंने, समझाने के लिए थोड़ा सा बना दे रहा हूं। अब खास बात है, जो स्क्वायर लूप है ना बेटा, ये पूरी तरह से इसी के अंदर है। जैसे ये स्क्वायर लूप हो, पूरी तरह से मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है और इसको चलाया जा रहा है, ठीक। और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही रहता है, बाहर से अंदर या अंदर से बाहर नहीं, एक समान मैग्नेटिक फील्ड में चल रहा है v वेलोसिटी से। तो बताओ क्या मैग्नेटिक फ्लक्स में कोई चेंज होगा? देखो जितना एरिया अंदर था हमेशा उतना ही अंदर रहा, तो फ्लक्स होता है b इंटू ए। ना तो b बदल रहा है, ना एरिया जिसमें से ये गुजर रहा है फ्लक्स वो बदल रहा है। सारा एरिया पहले भी अंदर था और हर समय सारा एरिया ही अंदर रहा। तो इसका मतलब इस लूप में से गुजरने वाला फ्लक्स कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट द मोशन। तो ईएमएफ होता है डी फाई अपॉन डी टी। जब फ्लक्स ही नहीं बदलेगा तो इसमें कोई इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट नहीं होगा, इसमें कोई करंट भी नहीं बहेगी, क्योंकि ईएमएफ ही नहीं है, वोल्टेज ही नहीं है, तो कोई करंट भी नहीं बहेगी। ठीक है बेटा, तो कोई इंड्यूस करंट नहीं बहेगी। जब कोई इंड्यूस करंट नहीं है तो इसको चलाने के लिए हमें कोई फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा, कोई हमारा अपोज ही नहीं करेगा। कोई इंड्यूस्ड ईएमएफ होता तो वो हमारे चलने का अपोज करता, तो हमें फोर्स लगाना पड़ता। लेकिन कोई भी इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं है, कोई इंड्यूस करंट नहीं है, तो इसीलिए हमें फोर्स भी नहीं लगाना पड़ेगा। जब फोर्स ही नहीं लगाएंगे तो वर्क डन कितना होगा? वर्क डन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। फोर्स के अगेंस्ट हमने कितना डिस्प्लेस किया चीज को, है ना, तब हमें वर्क करना पड़ता है। लेकिन फोर्स ही लगाना पड़ा तो वर्क डन भी जीरो होगा। इसका मतलब इस लूप को चलाए रखने के लिए हमें कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, तो इसलिए वर्क डन कितना हो जाएगा बच्चों? जीरो। क्या सबको समझ में आ गया है? आसान सा जवाब है, तो बच्चों ये भी आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू बच्चों।